अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया है तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि आज का जो एक कोर्स है ना, ये अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन है। आज के इस कोर्स में, ये 1 घंटे का कोर्स है, इस कोर्स में मैं आपको टोटल शुरू से लेके एंड तक 10 स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, 10 लेसन्स मैं आपको दूंगा। और जैसा कि इस कोर्स का नाम है द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, वैसा ही इसका काम है। अगर आपने इस 1 घंटे में किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन को हटा के आप मुझे पूरे ध्यान से सुनते हो और मैं जो इस चीज़ में बताऊंगा, इस कोर्स में बताऊंगा, वो अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपना फर्स्ट स्टेप ज़रूर अचीव कर लोगे। अपने लाइफ का जो आपका फर्स्ट स्टेप होगा वो भी मैं ही आपको बताऊंगा कि आपका लाइफ का गोल अगर आपके पास नहीं है ना, तो भी वो इस कोर्स के बाद हो जाएगा। आपके लाइफ का गोल जो भी है, आपके लाइफ का जो ड्रीम है, उसके तरफ आप फर्स्ट स्टेप ज़रूर से ज़रूर ले सकते हो इस कोर्स के बाद। और वहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी होता है एक इंसान के लिए अपने लाइफ का किसी भी चीज़ का फर्स्ट स्टेप अचीव करना। मतलब किसी भी चीज़ में फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दें, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन में आप उसे साइलेंट कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन आप हटा दीजिए और ये 1 घंटा आप मुझे दे दीजिए, और इस कोर्स में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो प्लीज़ ध्यान से सुनिए, तो आपका लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाला है। बस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरा एंड तक ज़रूर इसे देखिए। तो शुरू करते हैं हमारे इस कोर्स का फर्स्ट स्टेप, जो कि होगा एक इंसान की जो दिन शुरू होती है ना, मतलब सुबह से। हमारी ये कोर्स का फर्स्ट स्टेप शुरू होगा मॉर्निंग से और ख़त्म होगा आपके एक गोल के साथ, आपके एक ड्रीम के साथ ये कोर्स ख़त्म होगा। तो चलिए, विश करता हूँ कि ये आपका 1 घंटा बहुत अच्छे से कटे और आपको डिस्ट्रैक्शन बीच में ना से ना ही आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम बात करेंगे क्यों ज़्यादातर कामयाब लोग सुबह के 5 बजे से पहले ही उठ जाते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा या फिर उनके बारे में सुना होगा कि वो सुबह के 5 बजे से पहले या फिर एटलीस्ट सुबह के जल्द से जल्द उठ जाते हैं। मगर क्यों वो सुबह के जल्द से जल्द उठते हैं, उनकी क्या मजबूरी है, तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे। उससे पहले आप सभी के दिमाग में क्लैरिटी होना ज़रूरी है कि कामयाब इंसान मतलब किन की बात हो रही है। तो कामयाब इंसान मतलब या तो वो अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा है, वो जो चाहता था उसमें वो कामयाब हो चुका है, या फिर उसके पास मिलियन बिलियन रुपीस मनी उसके पास है, या फिर उसके पास एक गुड रिलेशनशिप है। इन तीनों चीज़ों को ही हम कामयाब बोल सकते हैं। तो अगर ये तीनों चीज़ किसी के पास है तो वो कामयाब है। आपने ऐसे बहुत से कामयाब लोगों के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा, बट आज हम जानेंगे क्यों वो सुबह के 5 बजे से पहले उठ जाते हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे में। तो एक नॉर्मल इंसान को अगर एक अच्छी ज़िंदगी जीनी हो तो उसे क्या चाहिए? सबसे पहला उसे एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए। नंबर 2, उसके पास पैसे की कमी ना हो, उसे वो फाइनेंशियली फ्री हो। और नंबर 3, उसे एक अच्छी हेल्थ चाहिए। तो ज़रा गौर फरमाइए, ये जो कामयाब इंसान होते हैं इनके पास 2 चीज़ें ऑलरेडी है, बट है नहीं तो एक अच्छा हेल्थ। तो क्या वो अपनी हेल्थ के ऊपर कुछ टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। अब हेल्थ कहाँ पे है? क्या हेल्थ किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन में मिल जाता है, या फिर एक नॉर्मल मेडिसिन में वो हेल्थ हमें मिल सकता है? जी नहीं, हेल्थ मिलता है हमारी बॉडी को अगर हम ठीक तरीके से ऑर्गेनिज्म में रखें, अगर हम हमारे बॉडी को ठीक टाइम से पे खाना दें, ठीक टाइम पे उसे फैटलेस रखें, तो हमारा हेल्थ बहुत अच्छा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब सुबह के टाइम में हेल्थ का क्या कनेक्शन है? देखिए, एक रिसर्च कह रहा है कि हमारे जो 90% बीमारियां हैं जो आने वाले हैं हमारे उम्र होने के साथ साथ, वो 90% बीमारियां ख़त्म हो जाती है अगर हम सुबह के फ्रेश एयर को अपने अंदर ले लें, अगर हम सुबह के फ्रेश एयर में थोड़ी वर्क करें, अगर हम सुबह के फ्रेश एयर में थोड़ी सी मेडिटेशन करें, या फिर एटलीस्ट सुबह की फ्रेश एयर हम कंज्यूम करें। तो अगर इतना कुछ हो सकता है सुबह के फ्रेश एयर लेने से, तो एक कामयाब इंसान के लिए ये बहुत मुश्किल वर्ड है, एक फ्रेश एयर लेना। तो इसीलिए तो वो ज़रूर से ज़रूर उठेगा एक फ्रेश एयर लेने के लिए। ये तो हो गया पहला बेनिफिट। और क्या बेनिफिट? तो जब कोई सुबह के 5 बजे से पहले उठ जाता है, तब गौर फरमाइए, उस टाइम में
उसके कंपटीटर जो उससे कंपटीशन करते हैं मार्केट में या फिर किसी भी जगह में, वो उनसे 3 घंटे लेट हो चुके हैं, क्योंकि वो शायद 7 से 8 बजे के बीच में अगर उठते हैं तो वो 5 बजे पहले ही उठ चुके हैं, इसीलिए वो 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा आगे चल रहे हैं। तो उन 3 से 4 घंटों में वो अपने हेल्थ को, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकता है, अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कर सकता है। कोई अपने गॉड के मेकर को या फिर अपने मेकर को थैंक्स बोल सकता है, कोई मेडिटेशन करता है, तो कोई अच्छे नॉलेजेबल कुछ पढ़ता है। ऐसे ही एक सक्सेसफुल इंसान अपने अंदर के सारे गुण को बाहर निकालने के लिए सुबह के जल्द से जल्द उठते हैं। इससे उनका माइंड, हेल्थ और हार्ट तीनों ही बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप सुबह के जल्द से जल्द 5 बजे से पहले कैसे उठ सकते हैं, और मैं आपको एक चैलेंज भी दूंगा, उससे आपको एक्सेप्ट करना है, मैं भी एक्सेप्ट करूंगा। तो देखते हैं कौन जीतता है चैलेंज में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, चैलेंज के बारे में याद है ना, आज वीडियो में चैलेंज मिलेगा और वो चैलेंज आपको कंप्लीट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक है हमारा कैसे सुबह के 5 बजे से पहले उठा जाए, राइट। बट क्या मन में सवाल आता है, सुबह के 5 बजे से पहले उठ के करूँ क्या? कोई काम धंधा तो है नहीं, करते होगे सक्सेसफुल पीपल, बट मैं तो सक्सेसफुल भी नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ, क्यों करूँ भाई? देखो, इसका जवाब मेरे पास है। तो स्टार्ट करते हैं वाई से। देखो, सुबह के 5 बजे से जब आप उठते हो ना, तब आप किसी भी एक नॉर्मल साफ़ सुथरी जगह में चले जाओ। वो एक पार्क हो सकता है, आपके छत हो सकता है, एक बालकनी हो सकता है, कहीं पे भी आप चले जाओ। उस टाइम की जो फीलिंग है ना, वो आपको पता चलेगी। उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी भरा हुआ है, हर तरफ शांति और शांति। सिर्फ शायद कुछ चिड़िया की आवाज़ आपको सुनाई देगी, या तो एकदम से सूरज की उठने की किरण आपको दिखाई देगी, और कुछ भी नहीं। एक अलग सा फीलिंग होगा उस टाइम पे। जो इस टाइम पे नहीं उठते हैं ना, उसे 10-11 बजे की धूप ही दिखाई देगी। बाकी जो इस टाइम पे उठते हैं उन्हें पता होगा कि ये फीलिंग कितना अच्छा है। और कहते हैं कि इस टाइम पे जो फीलिंग होता है वो एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है, जिसके कारण आप कुछ भी काम इस सुबह के टाइम पे ज़रूर कर सकते हो। उस काम को आप कामयाबी पा सकते हो, उस काम को करने पे। और कहते हैं कि इस टाइम पे हम अपने गॉड, हम अपने मेकर, हम यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं, इसीलिए हमारे अंदर एनर्जी फुल हो जाती है। सो दैट्स वाई कि हमें सुबह के 5 बजे से पहले उठना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि उठे कैसे भाई? अब देखो, इसके लिए मेरे पास 3 पॉइंट है। नंबर 1, सुबह के 5 बजे से पहले उठना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। लिटरली सुबह के 5 बजे उठना इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है उससे 6 से 7 घंटे पहले ठीक टाइम पे सो जाना रात को। अब मानो या ना मानो, ये एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है सभी के लिए, रात को ठीक टाइम पे सो जाना। ये एक डिसिप्लिन में चलना, एक ठीक टाइम पे सो जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है बहुत से लोगों के लिए। इसीलिए अगर आप सिर्फ इस टास्क पे फॉलो करते हैं तब बहुत कुछ हो सकता है आपकी ज़िंदगी में चेंजेस। आप सुबह को 5 बजे उठना चाहते हो तो कम से कम उसे 6 से 7 घंटे पहले सो जाओ। एटलीस्ट 9:30 से 10 बजे के बीच आपको सोना होगा। अगर आप नहीं सोते हो तो आप कभी नहीं उठ सकते हो। अगर आप उठ भी जाते हो तो आप रेगुलरली नहीं कर सकते हो। इसीलिए सुबह के जल्द से जल्द उठने से पहले आप रात को एकदम से ठीक टाइम पे सोने की कोशिश करो। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। ये दूसरा पॉइंट उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको रात में ठीक से सोना है तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। नंबर 1, आप जितने बजे रात में सोने जाते हो उससे 10 से 15 मिनट पहले ही आप अपने बिस्तर पे चले जाओ और आप मोबाइल को थोड़ी दूर पे रख दो अलार्म लगा के। उस टाइम पे आप कोई बुक पढ़ सकते हो, कुछ नॉलेजेबल स्टोरीज पढ़ सकते हो, या फिर आप अपने दिन में जितने भी काम किए हो ना उसको मेमोराइज कर सकते हो, उसको याद कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, और आप अपने माइंड के अंदर बार बार बोल सकते हो कि मुझे सुबह के 5 बजे से पहले उठना है, मुझे सुबह के 5 बजे से पहले उठना है। अगर आप इसे एक डफर चीज़ मानते हो तो मैं आपको बोल दूं कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड को। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर कितना पावर है ये आपको शायद पता नहीं होगा, इसलिए आप बोल रहे हो। ऐसे बहुत से काम कर सकते हो सुबह के 5 बजे से पहले उठने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ठीक टाइम पे सोना और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने से दूर रखना। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे।
अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पॉइंट काम नहीं करता तो ये थर्ड पॉइंट आप लोगों के लिए एक चैलेंज है जो कि सभी के लिए काम करेगा। लिटरली मैं भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और मेरे लिए भी ये आई थिंक बहुत ज़्यादा ही काम कर रहा है। मैं इस चैलेंज को ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है स्लोली स्लोली, नॉट दैट, आई विल एक्सप्लेन यू। स्लोली स्लोली का मतलब है कि आप चाहते हो कि आपका ये बरसों पुराना हैबिट जो इतने दिनों से आपने बनाया है, कितने शिद्दत से, कितनी मेहनत से 7 से 7:30 बजे उठने की जो आदत है, उसे एक दिन में थैनोस की तरह गायब कर देना। इज दिट पॉसिबल? अगर ये आप समझ रहे हो कि हाँ ये पॉसिबल है, तो ये आप ये सवाल करो क्या ये रेगुलरली हो सकता है? द आंसर इज नो। आपका सर्कल बिगड़ जाएगा, आपका हेल्थ खराब हो सकता है इससे अच्छा बेटर ये ऑप्शन ये है कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए चैलेंज है और आपको यही करना है। आप जितने भी बजे उठते हो उस टाइम पे से 10 से 15 मिनट पहले अलार्म लगा दो और उस टाइम पे ही आपको उठना है। एक हफ्ते तक ऐसा करो और उसके बाद आप धीरे धीरे उसको अपग्रेड करते जाना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं पहले 5 बजे उठता था, लेकिन उसके बाद मेरा शेड्यूल बिगड़ गया, इसलिए मैं 7:30 बजे उठता था और आज 7:30 बजे से थोड़ा घटाते आज मैं 6:30 बजे उठना स्टार्ट कर चुका हूँ और इसी हफ्ते मैं उसे 6:30 से एकदम और 15 मिनट पीछे ले के जाऊँगा। इसी तरीके से मैं ग्रो करूँगा और आप लोगों के लिए एक चैलेंज है कि आपको भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है और आपको 5 बजे तक मेरे साथ चलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सुबह के 5 बजे उठ तो जाते हो, लेकिन उसके बाद आप करोगे क्या? चौकीदारी करनी है या क्या करना है आपको, मैं आपको आज इस वीडियो में यही बताऊंगा। देखिए, पहले मैंने इसके बारे में जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने शायद आपको ये बात नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आपको ये अलर्ट ज़रूर देना चाहता हूँ। देखिए, रिसर्च कहता है कि हम पूरे दिन में जितने भी काम करते हैं, हमारे जितने भी ज़रूरी का काम होता है, हमारा मेमोराइज़ करना हो जाता है, पढ़ाई का या फिर कुछ भी काम हो जाता है, तो उसे जब हम रात में सोते हैं ना, तब हम उसे एक्चुअल में कर पाते हैं। मतलब कि जैसा करते हैं ना गाय, सुबह सुबह खाना खा लिया लेकिन रात को बैठे बैठे वो जाबड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही काम करता है हमारा माइंड। देखिए, होता क्या है कि हम सारी चीज़ें एक साथ लोड तो कर लेते हैं, लेकिन उसे अगर कोई एक्चुअल में उसका काम होता है ना, उसको एक्चुअल में जब काम होता है वो है हमारे माइंड में रात के वक्त। तो रात के वक्त हमारे माइंड को एकदम प्रॉपर एक नींद चाहिए आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली। अगर आप 5 बजे उठने के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो और आप 3 घंटे या फिर 4 घंटे सो रहे हो, तो मैं आपको बोल दूं कि आपका हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, आपका हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो सकता है इस चीज़ से। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप कैसे भी करके कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर से ज़रूर लीजिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आपने पहले हमारे वीडियो को नहीं देखा तो चलिए आप पहले उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए, तब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब आ जाते हैं हमारे असली पॉइंट, तो वो है कि सुबह से जल्दी हम उठ तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हम करेंगे तो करेंगे क्या? तो यही है आपका मेन पॉइंट। देखिए, आप सुबह जल्द से उठ जाते हैं, मान लीजिए 5 बजे। अब उठने के बाद आप सोचेंगे कि मैं करूँ क्या? तो अब मैं आपको बता दूँ कि आप अपने कंप्यूटर डेट से कम 3 से 4 घंटे का फासला हो चुके हैं। वो अगर रात को जल्द से जल्द सो जाता है या फिर देर से भी सोता है, तो वो कब उठेगा? सुबह के करीब 8 से 9 बजे। लेकिन आप अपने कंप्यूटर डेट से ज़्यादा फास्ट हो चुके हो, आपके पास ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उस वक्त में आपको अपने आप के ऊपर अपग्रेड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20-20-20 फार्मूला। आपको ये 20-20-20 फार्मूला पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये 20-20 फार्मूला क्या है? 3-20 का मतलब करीब 60। तो 60 मतलब 1 घंटा। पहले 20 मिनट में आपको सुबह उठते ही एक्सरसाइज करना है। एक रिसर्च कहता है कि अगर हम सुबह उठते ही एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी के साथ साथ माइंड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है और उस दिन हमारा दिन बहुत अच्छे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए सुबह जल्द से उठते ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अब दूसरे 20 मिनट में आपको क्या करना है? एक्सरसाइज करने के बाद दूसरे 20 मिनट में आपको 3 काम कर सकते हो। आप क्वेश्चन कर सकते हो, अपने आप से सवाल पूछ सकते हो कि आज का दिन कैसे जाएगा, क्या कल का दिन में कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अपने गोल की तरफ पहुंचा रहा है, क्या मैं इसी तरीके से जाऊंगा तो मैं गोल की तरफ पहुंच सकता हूँ। दूसरा, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकते हो, आप ऐसे मेडिटेट कर सकते हो कुछ देर के लिए, 20 मिनट के लिए कम से कम, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगा।
अगर हम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं ना, तब हम सेंस में रहते हैं, लेकिन हमारा आँख क्लोज हो जाता है। तो भी 10 मिनट का मेडिटेशन हमारे 2 घंटे सोने के बराबर हो जाता है। मतलब ये नहीं है कि आप 20 मिनट मेडिटेशन करते हो तो आपको 4 घंटे कम सोने की ज़रूरत है, ये नहीं है। आपका सोने में जितना अच्छा एनर्जी आपके पास आता है, जितना अच्छा थॉट्स आपके पास आता है, जितना पॉजिटिव थिंकिंग आपके पास आता है, या फिर जितना ज़्यादा पावर आपके पास आता है, वो सारी आ जाते हैं 20 मिनट के अंदर अंदर उस मेडिटेशन से। क्यों, मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड 20 मिनट पे। अब ये थर्ड 20 मिनट किस लिए है? ये है आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए। आपने एक्सरसाइज कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, या फिर प्रेयर कुछ भी कर लीजिए उस 20 मिनट, उसके तुरंत बाद आप कुछ पढ़िए, कुछ नॉलेजेबल पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी किताबी बुक रट लीजिए या फिर अपने बिजनेस के कुछ कागजात पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है। आप कुछ नॉलेजेबल, कुछ मोटिवेशन, कुछ बायोग्राफिकल पढ़िए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक अच्छे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन होते हैं, जितने भी अच्छे लेखक हैं या फिर अच्छे लोग हैं, उनके बारे में आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए सुबह जल्द से जल्द। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप मोटिवेशन से रिलेटेड, आप एक बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट है, आप बुक भी पढ़ सकते हैं या फिर आप मोबाइल में कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, उनके बारे में मोबाइल में कुछ जान सकते हैं, कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन लीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग बिल्कुल खुला हो जाएगा सुबह के टाइम पे। और आप क्योंकि एक्सरसाइज और मेडिटेशन दोनों कर चुके हैं, तो आपका दिमाग और ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए, कंज्यूम करने के लिए एकदम से खुल जाएगा। तो आप कुछ नॉलेजेबल दीजिए, गार्बेज मत दीजिए, न्यूज़ मत चला दीजिए, कुछ नॉलेजेबल दीजिए अपने ब्रेन को। तो यही 3 चीज़ आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए काफ़ी होगा। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर 4 सेट होते हैं। पहला है माइंड सेट, दूसरा है हार्ट सेट, तीसरा है हमारा हेल्थ सेट, और चौथा है हमारा सोल सेट। देखिए, आपको ये चारों सेट के ऊपर ध्यान देने हैं। अगर आप इन चारों सेट के ऊपर ध्यान दे देते हैं तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ आपका ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने वाला है। अब अपने सोल सेट पे, अपने हार्ट सेट पे, अपने हेल्थ सेट पे आप यूट्यूब पे कहीं से भी वीडियो देख सकते हैं। उनके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उस पर ज़्यादा एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, मैं एक बिगिनर हूँ। लेकिन माइंडसेट पे मैं आपको एक नॉलेजेबल या फिर एक मोटिवेशनल वीडियो ज़रूर दे सकता हूँ, आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर सकता हूँ। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइंडसेट दूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 माइंडसेट के वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो। आज हम बात करेंगे माइंडसेट की। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, माइंडसेट के ऊपर वीडियो आ चुका है, ऐसे 3 और वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ 3 पॉइंट्स के बारे में जिसके बारे में शायद आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, शायद आपको लगता होगा कि ये चीज़ सच है या फिर ये चीज़ काम करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो तीनों चीज़। एक इंसान होने के नाते हम सभी के अंदर ये गुण तो बहुत अच्छा है कि हम गलतियाँ बहुत करते हैं, और हम गलती करने के बाद गिल्ट भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। बट इज़ दिस राइट? क्या ये सही है? देखिए, हम गलती तो करते हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को सुधार लेते हैं तो वो गलती नहीं रहती। या फिर अगर हम किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो फेल हो जाता है, तो हम उसे गलती मान के उसके ऊपर गिल्ट फील करने लग जाते हैं, जो कि एक तरफ से राइट है, अच्छी बात है। लेकिन आपको पूरी ज़िंदगी अगर आप उसी पास्ट के ऊपर गिल्ट फील करते जाओगे और उसे छोड़ दोगे, तो ये सही बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सर में पत्थर मार दो और फिर सोचो कि यार कोई बात नहीं, गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है। बस सोचना है कि कैसे हुआ यार, क्यों हुआ, इसके सर से खून क्यों निकला। ऐसा नहीं है यार, तब तक बहुत से जूते पड़ेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और आप अचानक से बहुत मेहनत के बावजूद भी आप फेल हो जाते हो, तो उस टाइम पर आपको क्या करना चाहिए? आपको बैठे बैठे गिल्ट फील करना चाहिए या फिर आपको कुछ और करना चाहिए? आपको शायद ऐसा करना चाहिए कि मैं ये ऐसा क्यों नहीं कर पाया। आपको सोचना चाहिए, आपको इसके ऊपर एनालाइज करना चाहिए कि और मेरे दोस्त क्यों कर चुके हैं, मैं क्यों नहीं कर पाया, क्या मेरे अंदर और क्या क्या कमी थी, आपको वो सुधारना चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप किसी बिज़नेस में हो और वो बिज़नेस में आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो, बहुत ज़्यादा प्लानिंग के बावजूद भी वो बिज़नेस फेल हो जाते हैं, तब आपको गिल्ट फील करने से अच्छा ये है कि आप ये सोचो कि मैं फेल क्यों हुआ, मेरे पास फेलियर्स क्यों आए, कुछ तो ऐसी वजह होगा ना, उस बारे में आप सोचो और अगली बार और इम्प्लीमेंट करना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि गलती करना अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर पूरी ज़िंदगी भर गिल्ट फील करने से अच्छा ये है कि आप उसको सुधारना स्टार्ट करो। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। तो पॉइंट नंबर 2 है, हम सभी सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट्स बुरी चीज़ है। हम सभी यही सोचते हैं कि नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए।
बट क्या आपको पता है कि थॉट्स और थिंकिंग में क्या डिफरेंस है? देखिए एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम या फेसबुक चला रहे हो और उसमें रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हो। अगर आप पूरे दिन तक ऐसे ही स्क्रॉल करते रहोगे तो कितने पोस्ट आएंगे? करीब करीब कुछ हज़ारों कुछ लाखों पोस्ट आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे माइंड में भी रैंडमली 60,000 से ज़्यादा पोस्ट आते हैं। और इंस्टाग्राम पे जितने भी सारे पोस्ट रहते हैं उनमें से 90% पोस्ट या तो कल के होते हैं या फिर कुछ देर पहले की, मतलब कि पास्ट की होती है। इसी तरीके से हमारे माइंड में भी 90% पोस्ट बीते हुए कल के लिए होते हैं और कुछ कुछ फ्यूचर के लिए। अब हमारे ऊपर ये है कि हम किस थॉट को पकड़े और उसके ऊपर थिंकिंग स्टार्ट कर दें, उसके अंदर जाए और इसे एनालाइज करें। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम पे किसी ऑपोजिट जेंडर को देखते हो, उसके प्रोफाइल में जाते हो, उसके पहले वाले अपलोड किए फोटोज़ को देखते हो, या फिर आप किसी कॉमेडी वीडियो में चले जाते हो, उसके ऊपर आप एनालाइज करते हो, उसके अंदर जाते हो और उसे फॉलो करते हो, उसके और सारे वीडियोज़ को देखते हो, तो उसे कहते हैं थिंकिंग। अब आपको रैंडमली कोई भी चीज़ मिल सकता है, उसमें से आप कौन सा उठा के उसके ऊपर थिंकिंग करने लगो, यही है आपका गलत। जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में आया कि मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया था। अब आप ये सोचने लग जाते हो कि अगर मैं उसे क्रैक कर लेता तो क्या हो जाता, अगर मैं उसे क्रैक कर लेता तो शायद आज मैं एक डॉक्टर बन जाता, उसके बाद मेरे पास तो पैसे ही पैसे होते, उसके बाद मेरे घर के बाहर तो 10-10 लग्जरी गाड़ी होती, मेरे पास बहुत एक अच्छा घर होता, 10-20 गर्लफ्रेंड्स होती। इससे कहते हैं थिंकिंग, इससे कहते हैं उस थॉट को फॉलो करना और उसके सारे पोस्ट को देखना। इसी एनालिसिस की वजह से हम नेगेटिव थिंकिंग में फंस जाते हैं। तो नेगेटिव थॉट इज़ नॉट बैड, बट नेगेटिव थिंकिंग इज़ वेरी वेरी बैड। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स को आप रोक नहीं सकते, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग को आप ज़रूर रोक सकते हैं। यह है मिथ नंबर 2। अब आ जाते हैं मिथ नंबर 3 को, मतलब कि जो हमें लगता है कि ये सच है। सो नंबर 3, देखिए मैं किसी के यकीन को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है। आपको बहुत से लोगों को लगता है कि हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये सच होता ना तो पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में हो सकती है। हमारे माइंड को हम कंट्रोल इसी नहीं कर सकते क्योंकि एक रिसर्च कहता है कि हम हमारे माइंड का सिर्फ ओनली 10% यूज़ कर पाते हैं। अगर हम 100% यूज़ करें तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को अब बिना मारे, उसे बिना छुए क्या उसे शांत करवा सकते हैं? क्या उसे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं? वो तो इधर उधर घूमेगा, खेलेगा, कूदेगा, गिरेगा, सब कुछ करेगा। आप उसे क्या अपने कंट्रोल में ला सकते हो बिना उसे मारे या फिर बिना उसे रस्सी से बांधे? ला सकते हो। पता है कब? जब आप उसे उसका फेवरेट एक टॉय देते हो या फिर आप उसे बोलते हो कि आज एक मज़ेदार कहानी सुनाऊंगा, इधर आ जाओ, तो एकदम से उसका पूरा अटेंशन आपकी ओर चला जाएगा। उस टाइम पे आप जो भी कर्म करना चाहते हो कि उस बच्चे को साथ खाना खिलाना चाहते हो या फिर उसे नहा देना चाहते हो उस बच्चे को, तो वो सारे काम कर सकते हो। सेम तरीके से हमारा माइंड भी एक बच्चे के बराबर है। उससे अगर आप कोई इंटरेस्टिंग टास्क दे देते हो ना तो वो एकदम से खुश हो जाता है और वो आपकी तरफ एकदम अट्रैक्ट हो जाता है और वो टास्क आपका कंप्लीट करने लग जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है और आप बोलते हो कि माइंड अभी आपको तुम्हें पढ़ाई करना है, मन लगा के पढ़ाई करनी है, तो घंटा होगा यार। अगर तुम्हें सचमुच से कोई काम अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और आप बोल रहे हो कि आज तो मेरी पूरी छुट्टी है, मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है, तो एक अच्छा रीज़न है मेरे पास क्रिकेट खेलने के लिए, तो आज पूरा दिन मैं क्रिकेट खेलूँगा। तो एकदम से माइंड आपके कंट्रोल में आ जाता है और उस टाइम पे आप माइंड से जो चाहो वही करवा सकते हो। इसी तरीके से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। देखो माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कुछ भी नहीं हो, और माइंड और आप एक ऐसी चीज़ हो जिसके बिना माइंड कुछ भी नहीं है। अगर माइंड बंद कर दे काम करना तो आप मर जाओगे, और अगर आप काम करना बंद कर दो तो माइंड कुछ भी नहीं है यार। माइंड आपके शरीर का एक पार्ट है, लेकिन वो आपका गुलाम नहीं है। इसीलिए आज ये 3 पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है और ये 3 मिथ आपको दिल से हटा देना है। सो गाइज आज हम बात करेंगे एक छोटे से पॉइंट के ऊपर, एक छोटे सा पॉइंट एक छोटे से वीडियो में, लेकिन इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, आपकी पूरी ज़िंदगी में ये काम करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले एक छोटे से टॉपिक के ऊपर एक छोटे से वीडियो में, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। उस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन योर लाइफ। दोस्तों आपके ज़िंदगी में पैसे का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इस दुनिया में मैं आपको बता दूँ कि इस दुनिया में 2 लोग होते हैं, इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो कि बोलते हैं कि इस दुनिया में पैसे सारे मुसीबतों का जड़ होता है, और नंबर 2 वो बोलते हैं इस दुनिया में हर किसी मुसीबत से निकलना हो ना तो पैसे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। एक बोलता है कि पैसे हर मुसीबत का जड़ है और दूसरा बोलता है कि पैसे ही सब कुछ है। अब आपने
आपने क्यों, हम सभी ने बचपन में ऐसे ऐसे मूवीज तो जरूर देखे होंगे जिसमें दिखाया जाता है कि एक बहुत रईस पैसे वाला आदमी है जो कि एक विलन है, और एक बहुत गरीब हीरो है जो कि बहुत नेकी से चलता है, बहुत अच्छे से रहता है। और वो जो हीरो और जो विलन है वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, हीरो को मारने के लिए गुंडे भेजते हैं, उसके पास बहुत पैसे का घमंड होता है, ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। और आखिर में विलन जी हार जाता है और हीरो जीत जाता है। और हमें बताया जाता है कि पैसे कितनी गंदी चीज़ होती है यार, पैसे होना ही नहीं चाहिए। आपने ऐसे बहुत सी बात सुना होगा कि पैसे की बात मत करो, पैसे बिल्कुल ख़राब चीज़ होती है। ऐसे हर बच्चे के मुंह में हमें सुनाई दे सकता है बचपन में। और पता है उन्हें ये कौन सिखाता है? उनके ही पड़ोसी, उनके ही पेरेंट्स, उनके ही अंकल। अब आप बोलोगे कि हमारे अंकल बोल रहे हैं, हमारे पड़ोसी बोल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो गलत थोड़ी ना होंगे। मैं मानता हूँ वो गलत नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल, आपको ज़िंदगी में जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? आपको क्यों, पूरी दुनिया में जितने भी सारे जीव है, जितने भी सारे लोग हैं, उनको जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सोच के बताइए। एक चींटी को जीने के लिए क्या चाहिए? एक लायन को जीने के लिए क्या चाहिए? एक हिरन को जीने के लिए क्या चाहिए? एक इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले चीज़ जो चाहिए वो है खाना। सबको खाना ही चाहिए अगर उन्हें ज़िंदगी में जीना है। तो अगर आपको ज़िंदगी में जीना है तो आपको खाना चाहिए। लेकिन आपने ऐसे किसी को भी देखा है जो सिर्फ खाना खाने के लिए ज़िंदगी जी रहा है? बिल्कुल भी नहीं ना। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में जैसे खाना खाना इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही पैसे भी आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी आपके पास पैसे ही कमाने के लिए आपकी ज़िंदगी है। चलिए, अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि पैसे इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अब ये तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना कि हमारे अंकल, हमारे पड़ोसी, हमारे अपने पेरेंट्स हमें पैसों से दूर क्यों रखते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 20 के कम होना तो शायद आपको समझ नहीं आए, लेकिन अगर आपकी उम्र 25 से ज़्यादा हो तो आपको शायद पता होगा। जो पड़ोसी आपको बोलते थे कि पैसे गलत है, जो पेरेंट्स आपको बोलते थे कि पैसे के बारे में बात नहीं करना चाहिए, जो आपको पैसे के बारे में उल्टा सीधा बात बताते थे, वहीं आपको ताना मारेंगे अगर आप 25 के हो गए हो और आपको अभी भी जॉब नहीं मिला या फिर आप बेरोजगार हो तो। अरे उस शर्मा जी को, लौंडे को देखा है तूने? कितने अच्छे कमाते हैं वो, साल का 1 लाख कमाता है, साल का 10 लाख कमाता है, साल का 1 करोड़ कमाता है, और अपने आप को देख, अपने बाप के पैसों में अभी भी खा रहा है सांड की तरह। ऐसे ऐसे बात सुनने को मिलता है ना जब वो 25 साल का हो जाए। वही लोग कहते हैं जो उन्हें बोलते हैं कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब 25 साल के होंगे ना तब आपको शायद पता चलेगा कि ये फंडा क्या है। देखिए दोस्तों, ये दुनिया एक जन्नत है और इस जन्नत में हमें कुछ दिनों के लिए, सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है। तो इस जन्नत में अगर आपको जन्नत की तरह रहना है तो सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना होता है जिसका नाम है लाइफ का एग्ज़ाम। और उस एग्ज़ाम में अगर आप क्रैक करते हो तो आपको एक कार्ड मिलता है जो फाइनेंशियली फ्री का हो जाता है, और उस कार्ड को लेने के बाद ही आप इस दुनिया को इनमें एंजॉय कर सकते हो और इस दुनिया में आप एक शान की ज़िंदगी जी सकते हो, आप जन्नत की तरह रह सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ उसी कार्ड को इकट्ठा करने में लग जाओगे ना, आपको एक कार्ड मिला तो आपकी ज़िंदगी सेट हो जा सकती है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो हज़ारों कार्ड्स एक साथ इकट्ठा करने लग जाते हैं, वो उनके लिए ये दुनिया नरक हो जाती है। इसीलिए अगर आपके पास पैसा कम हो तब भी प्रॉब्लम है, और अगर आपके पास ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे हो ना तब भी प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको इस जन्नत में ज़रूरत के हिसाब से ही पैसे कमाने चाहिए और उस ज़रूरत के हिसाब से ही आपको ज़िंदगी जीना। आज हम एक ऐसे सेक्टर के ऊपर बात करेंगे जिसके वजह से इस दुनिया में लोगों को 3 तरीके से डिवाइडेड कर दिया जाता है। यस, दैट्स कॉल्ड माइंडसेट। नंबर 1 पुअर माइंडसेट, नंबर 2 रिच माइंडसेट एंड नंबर 3 मिडिल क्लास माइंडसेट, जो कि ज़्यादातर लोगों के होते हैं। तो आज हम इन माइंडसेट के बीच में डिफरेंस देखेंगे और ये देखेंगे कि इन माइंडसेट वाले लोग आखिरकार सोचते क्या है, इनके सोचने में आखिरकार फ़र्क क्या है, ये हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पुअर माइंडसेट। अभी ये पुअर माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरीब लोग होंगे या फिर उनके इनकम 5-7 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक गरीब माइंडसेट वाला लोग कैसा होता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक आदमी मंथली 10,000 कमाता है और 10,000 कमाने के बाद उसे उसकी जो खर्चा है, मतलब कि इनकम हो गया उसका 10,000, एक इनकम हो गया और एक एक्सपेंस हो रहा है उसका। इनकम उसका 10,000 आ चुका है, अब उसमें एक्सपेंस हो रहा है। उसमें से उसके बेटे की पढ़ाई की खर्ची है, उसकी बिजली का बिल है, पानी का बिल है, उसके घर के राशन का खर्चा है, उसका खुद का कुछ पर्सनल खर्चा है, उसकी खुद के पिकनिक है, पार्टीज़ है, ये सब करके
वो 10,000 कमाता तो है, लेकिन 10,000 उसके खर्च भी हो जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा रो है। इसमें 2 ही रो है, एक है इनकम का और एक है एक्सपेंस का। 10,000 इनकम हो, 10,000 एक्सपेंस हो गया। ये है एक गरीब माइंडसेट, मतलब कि एक गरीब माइंडसेट वाले लोगों की सोच। सच कहूँ तो ये मेरी घर की कहानी है। मेरे घर की, मेरे फैमिली में मेरे डैड जो कमाते हैं उसकी ही ये कहानी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग। अब ये भी एक सच्ची कहानी है, ये मैंने अपने एक सर से लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे सर महीने के करीब 60,000 कमाते हैं, ये हो गया उनका इनकम। उसके बाद वो अपने लाइबिलिटी पर खर्च करते हैं। अपने लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके जेब से पैसे निकालती है। मुद्दा मामला ये है। तो उन्होंने एक गाड़ी खरीदा था, उसका जो बिल है हर महीने ही आता है, तो उसको उन्हें चुकाना पड़ता है, EMI। अब उनके घर में जितने भी सारे बिल होते हैं वो सब चुकाना होता है। अब कभी कभी महीने में वो कपड़े लेते तो उसका बिल चुकाना होता है, तो उसके वो लाइबिलिटी में चला जाता है उसका खर्चा। उसके बाद उसका बाकी का खर्चा चला जाता है, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो बैंक में सेव होता है या फिर वो चला जाता है। फॉर एग्जांपल कोई LIC करता है, कोई बीमा करवाता है, तो उसमें वो चला जाता है अपना पूरा खर्चा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक मिडिल क्लास माइंडसेट वालों की लोगों की सोच। वो क्या करते हैं, वो इनकम तो करते हैं, लेकिन उसके में से सबसे पहले वो लाइबिलिटी में खर्च करते हैं। वो अपने बिल्स पे करते हैं और उसके बाद वो एक्सपेंस करते हैं। तो इनमें हमें 3 डिफरेंट स्टेजेस देखने को मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं रिच माइंडसेट वाले लोगों के ऊपर। अब रिच माइंडसेट वाले लोगों की बात हो रही तो एक बहुत अमीर माइंडसेट वाले ही लोगों की बात होगी। तो एक अमीर लोग की बात लेते हैं। मेरी पहचान की एक अमीर आदमी है जो कि एक ठेला चलाते हैं। शाम को वो ठेले में चलाते हैं और गोलगप्पे और सिंगारा बालूशाह ये सब बेचते हैं। मैं रिच पर्सन की ही बात कर रहा हूँ। अब समझ लीजिए कि इसका आखिरकार रिच पर्सन में, रिच माइंडसेट में इसका कनेक्शन क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उस आदमी ने क्या किया था, उसके पास एक ठेला था और उस ठेले में वो रोज़ शाम को अपनी पानी पूरी से शुरू करके बहुत सारी चीज़ें बेचने निकलता था। वो ऐसे ही कुछ सालों से बेच रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसने देखा कि उसके ही बगल में एक रेस्टोरेंट खुल चुका है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, उसके पास ज़्यादा भीड़ नहीं आती। अब उसके पास बहुत लोग तो आते थे क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाता था। इसीलिए उसने क्या किया कि उसने देखा कि मेरे ज़्यादातर लोग रज़ीरगंज से मेरे पास ज़्यादातर कस्टमर आते हैं। तो उसने क्या किया, रज़ीरगंज में अपना एक छोटा सा दुकान ले लिया, 500 से 700 के किराए में, एक छोटा सा मिट्टी का दुकान। अब एक छोटे से दुकान में ही तो वो काम चलाता था ना, तो एक छोटे से जगह में उसका काम चल जाता था। और उसने क्या किया, ये आप समझिए। उसने जो ठेला था उसे चलाने के लिए, उस जगह में रखने के लिए हर महीने उसे 3,000 रुपये सलामी देना पड़ता था। वो 3,000 उसे नहीं देना होता है, इसीलिए वो उसका इनकम में चला जाता है। समझ गए। उसके बाद उसने क्या किया कि उस ठेले को उसने किराए पे दे दिया, मतलब कि वो इसका एसेट हो गया। अभी तक आपने लाइबिलिटी, एक्सपेंस ये सब समझा था, लेकिन अब आपको एसेट समझ में आएगा। एसेट ऐसी एक चीज़ है जो आपको पैसे कमा के देती है। आपकी थोड़ी मेहनत या फिर बिना मेहनत के आपको पैसे कमा के देती है, वो होती है आपकी एसेट। अब इस ठेले वाले आदमी ने एसेट को समझ लिया था और उस एसेट के हिसाब से ही उसने अपनी गाड़ी को रेंट में दे दिया था। और उस गाड़ी के रेंट के वजह से उसे महीने का करीब 2,500 रुपये मिल रहा था। मतलब कि उसकी करीब 5,500 की इनकम हो रही थी अपने एक जगह को छोड़ के उसे एसेट बना लेने में। अब उसके बाद उसने रुका नहीं। उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने भाई से 15,000 रुपये उधार लिया था कुछ महीनों के बाद। अब भाई से उधार लेता है तो उसका तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है। तो भाई से उधार लेने के बाद उसने 30,000 में एक सेकेंड हैंड टोटो भी खरीद लिया था और उसके बाद उसने उसे रेंट में दे दिया। अब उसका इनकम करीब 15 से 20,000 है उस टोटो से। इसीलिए मैं उसे रिच माइंडसेट कह रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि महीने का करीब 25 से 30,000 कमाता है तो वो अमीर कैसे हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं, हम उसे अमीर नहीं बोल सकते, लेकिन उसका माइंडसेट जो है ना वो एक अमीर माइंडसेट है। दोस्तों मैं चाहता तो मैं बड़े ऐसे लोगों की बात कर सकता था जो शायद आपके दिमाग से ऊपर उठ जाए, जिन्हें शायद आप सोचोगे कि ये तो बड़े आदमी ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं यही माइंडसेट आपको दूर करना चाहता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि एसेट आप करोड़ों रुपए कमाने के बाद ही आप एसेट तैयार कर सकते हो। एसेट आप एकदम कम से भी तैयार कर सकते हो। लोग सोचते हैं कि एसेट मतलब घर या फिर कोई स्टॉक मार्केट ऐसा होता है, लेकिन एसेट ऐसे चीज़ों में छुपा होता है जो आपको पैसे कमा के दे सकते हैं। आपको बस सोचना है, जो उसने किया। इसीलिए मैं उसे रिच माइंडसेट बोलता हूँ। दोस्तों एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप भी पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे और उस वक्त आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे। या तो आप अपने अभी मौज कर लो और उसके बाद फिर स्ट्रगल कर लो, या फिर अभी आप स्ट्रगल कर लो और उसके बाद मौज ही मौज करो। आपके पास ये ऑप्शन है।
आप अगर अपनी सारी मेहनत की पैसे को एसेट में लगा देते हो तो एसेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको बिना काम के भी पैसे देगा। अब फॉर एग्जांपल अगर उसे बीमारी हो जाती है कुछ तो वो काम नहीं कर पाएगा। अगर किसी नॉर्मल दुकानदार को होता है तो वो उसके पास पैसे भी नहीं होंगे, लेकिन इसके पास हर महीने 5,000 तो आते ही रहेंगे ना, उस टोटो से मिलाकर करीब 20,000। बुरा क्या है यार, उसकी पूरी घर चल जाएगी अगर वो बीमार पड़ जाता है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को अगर उसके बीमार हो जाता है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए एसेट एक अमीर इंसान ही बनाता है। इसीलिए दोस्तों अमीर इंसानों की तरह सोचो और एसेट पे ध्यान दो, लाइबिलिटी पे नहीं। एसेट बना लो फिर लाइबिलिटी जितनी चाहिए उतनी बना सकते हो। सो गाइस, मैंने आज तक मैंने जितने भी सारे बुक पढ़े हैं ना, उनमें से जो सबसे अच्छा लगा है मुझे, जो सबसे टॉप लेवल का मुझे लगा है वो है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी का लिखा हुआ ये बुक एक अलग ही फीलिंग देता है मुझे, पता नहीं क्यों। मुझे ये बुक मैं अपने रियल लाइफ से रिलेट कर पाता हूँ। मेरे आसपास जितने भी सारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं, उनसे मैं इस बुक को रिलेट कर पाता हूँ। सो आज मैं आप लोगों से इस बुक के कुछ 2 से 3 पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा लगा है। और अगर आप इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हो तो आपको क्रोम में कहीं से भी इस बुक का फ्री में आपको PDF मिल जाएगा, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, या फिर आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा है वो है, रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है कि अमीर आदमी पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसे उनके लिए काम करते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा मुझे पता है आपको, लेकिन इस बात को थोड़ा गौर से समझिए। रॉबर्ट कियोसाकी कहना चाहते हैं कि अमीर आदमी पैसों को कुछ ऐसे स्टेट में रख देते हैं ताकि वो पैसे अपने आप ग्रो करे, अपने आप अंडा दे वो पैसा। इसीलिए वो उसे बोलते हैं कि पैसे अमीर आदमी के पीछे भागते, अमीर आदमी पैसे के पीछे नहीं भागते। यहाँ पे अमीर आदमी मतलब कि अमीर माइंडसेट वाला आदमी की बात हो रही है, एक बहुत रिच पर्सन की नहीं हो रही है, ठीक है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमीर माइंडसेट वाला आदमी एक काम करता है कि वो रियल एस्टेट में या फिर स्टॉक मार्केट में कहीं पे भी वो पैसे इन्वेस्ट कर देता है। अब ये पैसे के लिए एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पैसे अंडे दे सकती है। इसीलिए पैसे क्या करेगी कि 2 फायदे कर सकती है। या पहला तो अगर वो रियल एस्टेट पे पैसे लगाती है तो रियल एस्टेट धीरे धीरे अपना जो उसका प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, पैसे अंडे देते रहेंगे, उसका प्राइस बढ़ता रहेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो उससे रेंट भी ले सकते हैं। अगर वो स्टॉक मार्केट में एक अच्छे स्टॉक में वो थोड़ा एनालिसिस करके उसमें डाल दे तो दो फ़ायदे हैं। एक तो उसे डिविडेंड मिलेगा, हर महीने कंपनी जो डिविडेंड देते हैं, और दूसरा उसे वो स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, वो पैसे अंडे देते रहेंगे और वो पैसा बढ़ता रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि अमीर आदमी पैसे के पीछे नहीं भागता है, पैसे उनके पीछे भागते हैं। तो ये था पहला पॉइंट। अगर आपको पूरा समझना है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ सकते हैं। अब आ जाता है दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वो कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। इसका मतलब यह है कि एक बार रॉबर्ट के जो अमीर आदमी है, रॉबर्ट के 2 पापा हैं, एक गरीब पापा और एक अमीर पापा। तो जो उनके गरीब पापा हैं, जो उनके अमीर पापा हैं, उन्होंने रॉबर्ट को कहा था कि अगर तुम्हें पैसे कैसे कमाने वो सीखने तो एक काम करना होगा कि मेरे पास तुम्हें कम से कम फ्री में मेरी लाइब्रेरी में तुम्हें काम करना होगा बहुत दिनों तक। तो रॉबर्ट थोड़ी पहले नाराज़ थे, लेकिन फिर वो राज़ी हो गए। लेकिन जब वो काम करते उन्हें बहुत बोरिंग लगता था और उसे बहुत ज़्यादा गंदा काम लगता था ये, क्योंकि वो फ्री में काम कर रहा है इसीलिए। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया उसे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि उसे एक बिजनेस आइडिया है, मानो जैसे कि मतलब कि उस लाइब्रेरी में एक कॉमिक एक टाइप का कॉमिक था जो कभी भी नहीं बिकता था। उसके जो उसका सप्लाई देते थे वो हर हफ्ते आते थे और कॉमिक का आधा हिस्सा उसके ऊपर का कवर फाड़ के लेके चले जाते थे और बाकी कॉमिक छोड़ देते थे। तो रॉबर्ट ने उनसे एक बार पूछ लिया कि क्या मैं इन कॉमिक को यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके ऊपर दुकानदार ने बोला कि तुम यूज़ तो कर सकते हो लेकिन तुम इसे बेच नहीं सकते हो। तो रॉबर्ट ने कहा कि ठीक है मैं बेचूंगा नहीं। अब रॉबर्ट ने क्या किया कि माइक की बहन को उसने हायर किया और उसे बोला कि सारे बच्चे को तुम्हें ये कॉमिक रेंट पे दे देने हैं। और ऐसे करते करते वो एक बहुत अच्छा बिजनेस क्रिएट कर चुके थे और वो हर हफ्ते उस टाइम पे $1 कमा चुके थे हर हफ्ते, अपने माइक को बहन की सैलरी सब कुछ मिटा के, दुकान पे सब कुछ मिटा के। लेकिन ये बिज़नेस ज़्यादा दिन चला नहीं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये बिज़नेस फेल हो गया था। ताकि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो एक बच्चे थे और वो बच्चे टाइम पे ही एक अच्छा बिजनेस क्रिएट कर पाते थे। ऐसा ही एक बहुत अच्छा पॉइंट है इसके लिए। इसीलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। अब जो थर्ड पॉइंट है वो शायद किसी किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन किसी किसी के लिए बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है टैक्स।
देखो भाई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो कहा है मैं ही आपको वो सिर्फ एकदम सिंपल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन या फिर एक नॉर्मल मैन को कम से कम सालाना उसके इनकम का 50% टैक्स दे देना होता है। एक बिजनेसमैन को 30% नॉर्मल टैक्स देना होता है और 18% जीएसटी या फिर ऐसा कुछ टैक्स देना होता है। करीब करीब 48% या फिर 50% टैक्स उसको दे देना पड़ता है। इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अगर हम टैक्स में थोड़ी बचत करें तो हमारी पैसे की बहुत ज़्यादा सेविंग्स हो सकती है, उसी में हम थोड़ा काट छट करें तो बहुत ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने खास करके बिजनेसमैन के लिए बताया है, क्योंकि बिजनेस अगर हम नहीं करते तो हम अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए अगर बिजनेसमैन चाहे तो बहुत से ऐसे उन्होंने मेथड्स बताए हैं ताकि हम टैक्स को कैसे बचा सकते हैं। अगर आप ये मेथड जानना चाहते हैं तो ये इस बुक को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। आपको क्रोम में कहीं पे भी ये बुक फ्री में मिल जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में। मुझे भी मिल चुका है, मैं बंगाली हूँ तो मुझे बंगाली में ये फ्री में मुझे मिल चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सो गाइस, आज हम बात करेंगे हम अपने करियर को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस करियर को हम सिलेक्ट करने के लिए एक टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सभी को अगर ज़िंदगी में जीना है, इस दुनिया में जीना है, तो हम सभी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, और इस काम को ही हम बहुत तरीके से डिवाइडेड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, किसी के अंडर काम करना हो गया, खुद का किसी बिजनेस हो गया, ये सब हम डिवाइड करते हैं। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, जो कि एक महान ऑथर है, उन्होंने इस सारे काम को मिला के एक बॉक्स बनाया है, एक चार कामों का एक रो बनाया है। तो आज हम उसी रो के बारे में बात करेंगे। तो इस रो का नाम है ESBI मॉडल। ESBI मॉडल, इसका मतलब है एक दोनों तरफ है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड, और इन दोनों तरफ है बिजनेस और इन्वेस्टर। अब इन दोनों तरफ में ही बहुत अच्छा एक मिस्ट्री छुपा हुआ है, बताता हूँ। ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड का जो कैटेगरी है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस तरफ कहा जा रहा है कि दुनिया के 90% इंसान इस तरफ है, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। एम्प्लॉय मतलब किसी के अंडर काम करना हो गया, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो या फिर किसी छोटे से दुकान में हो। और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट, या फिर कोई एक ऐसा छोटा मोटा बिजनेसमैन, या फिर छोटा मोटा कोई ठेले वाला, ऐसे कोई भी हो सकता है। अगर वो खुद अपने आप पे ही काम कर रहा है, मतलब कि खुद का एम्प्लॉय बन रहा है, तो उसे हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। अब इस दोनों कामों में ही फंडा बिल्कुल सेम है, टाइम दो और पैसे लो, टाइम दो और पैसे लो। एम्प्लॉय को भी टाइम देना होता है और अपना कीमती टाइम देके उसे पैसे मिलते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से दोस्तों कहा जाता है कि इस रो में दुनिया के 90% लोग हैं, लेकिन अगर दुनिया के सारे वेल्थ को हम मिला दें और उसका 90 और 10 का एक एस्पेक्ट रेशियो में उसे बांट दें, तो दुनिया का जो 10% वेल्थ है वो इस तरफ है 90% लोगों के पास, और जो बिजनेस और इन्वेस्टर है उनके पास दुनिया के 90% वेल्थ है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस तरफ दुनिया के सिर्फ 10% लोग होते हैं, मतलब 10% लोगों के पास 90% वेल्थ और 90% लोगों के पास 10% वेल्थ। अब चलिए इस फंडे को पूरी अच्छी तरह से समझते हैं। अब चलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि ये लोग इतने ज़्यादा पैसों के मालिक क्यों हैं। दोस्तों, हम सभी के पास जो कम है वो है टाइम। अगर इनके पास टाइम ज़्यादा होता, एक डॉक्टर के पास अगर टाइम ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा पेशेंट को सर्व कर सकता था, तो उसे ज़्यादा पैसे मिलते। इसी तरीके से एक एम्प्लॉय अगर ज़्यादा काम करता तो उससे ज़्यादा पैसे मिलते। तो हम सभी के पास 24 घंटे होते, फिर भी ये लोग क्यों अमीर व अमीर होते जा रहे हैं? इन लोगों के पास एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं टाइम लिवरेज। यस दोस्तों, टाइम लिवरेज। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब है दोस्तों कि टाइम को बढ़ाना, टाइम को लिवरेज करना। फॉर एग्जांपल, इसके पास एक बिजनेसमैन है, ये इसके पास एक बहुत बड़ा कंपनी है। अब उस कंपनी में उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट को सेल करता है वो अकेले अगर वो करता है तो उसे दिन का 500 रुपये मुनाफा होता है। और दूसरी तरफ एक और कंपनी है जो कि अपने साथ 10,000 लोगों को काम करवा रहा है। अब उस 10,000 लोगों को वो दिन में 400 रुपये देते हैं उस काम को करने के लिए, और उससे उसे मुनाफा होता है 500 का। तो 10,000 लोगों से वो 100 रुपये भी लेता है, तो वो दिन का 10 लाख कमा सकता है बिना काम के। वो कोई बीच में घूम रहा होगा लेकिन वो पैसे ज़रूर कमा रहा होगा। इसे बोलते हैं टाइम लिवरेज। अब दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान के बारे में, जो कि है इन्वेस्टर। अगर कोई इंसान सच में बहुत ज़्यादा अमीर है तो वो एक इन्वेस्टर भी ज़रूर होगा। अब आप समझिए कि हम इन लोगों को इतना खतरनाक क्यों बोल रहे हैं।
दोस्तों हम एक आम इंसान है, और एक आम इंसान क्या सोचता है, एक सरकारी कर्मचारी बहुत ताकतवर होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, सर फॉर एग्जांपल IAS ऑफिसर या फिर ये सारे ऑफिसर्स। लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि मंत्री नेताएं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। अब नेताएं क्या सोचती हैं, नेता को अगर पूछो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो वो बोलेंगे कि बिजनेसमैन, वो हमारे देश को चला रहे हैं, वो अगर नहीं है तो हमारा देश नहीं, हमारा देश नहीं है तो हम नहीं है। अब बिजनेसमैन से पूछो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो वो बोलेगा इन्वेस्टर। अगर एक इन्वेस्टर ने उसके बगल के किसी मतलब कि उसके कंपटीशन की किसी कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसे डाल दिए, तो वो कंपनी का स्टॉक एकदम से गिर जाएगा और वो कंपनी डूब भी सकता है। इसीलिए इन्वेस्टर को सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक प्राणी मान रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज 4 कैटेगरी के बारे में समझा, एक एम्प्लॉयड, दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेसमैन और चौथा इन्वेस्टर, जो कि सबसे पावरफुल होता है। अब दोस्तों समझ आते हैं मुद्दे मामले में कि आपको कौन सा चॉइस करना चाहिए। दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो। अगर आपका कोई पैशन है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, मुझे इंजीनियर भी बनना है, तो आप वही बन सकते हो। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हो, आप एम्प्लॉय भी बन सकते हो। लेकिन अगर आपका ये पैशन है कि मुझे पैसे कमाने, बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो मैं बोलूँगा कि आप जॉब मत करना, आप करना तो बिजनेस करना। या आप शुरू कर सकते हो सेल्फ एम्प्लॉयड से, उसके बाद आप बिजनेस में जा सकते हो। और बिजनेसमैन में जब जाओगे ना, तब आप ये देखोगे कि 10% अगर 10 लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, तो उसमें से 9 लोग इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। आप भी उससे बिल्कुल कैटेगरी में जा सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हो बिजनेस, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक ग्राउंड में बहुत सारे लोग एक साथ फुटबॉल खेल रहे थे। वो बहुत टाइम से खेल रहे थे, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, लेकिन किसी भी टीम का कोई स्कोर नहीं हो रहा था। कोई भी टीम एक भी गोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि इस टीम में जो हम खेल रहे हैं, वहाँ पे उस ग्राउंड में तो कोई गोल पोस्ट है ही नहीं भाई, तो हम गोल कैसे करें। बिल्कुल ऐसे ही आप एक डिक्शनरी में बहुत मुश्किल एक वर्ड का मीनिंग ढूंढ रहे हो, बहुत देर से ढूंढ रहे हो, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि वो वर्ड क्या है, आपको तो वही नहीं पता है। एक प्लेन टेक ऑफ करता है एक दूसरे शहर में जाने के लिए, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वहाँ पे तो कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। एक मुसाफिर अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन उसे यही नहीं पता है कि उसकी मंजिल कहाँ पे है। आई नो कि आपको इन लोगों के ऊपर तरस आ रहा होगा कि यार कैसे लोग हैं, लेकिन ज़रा इमेजिन कीजिए, एक इंसान निकल पड़ता है अपने 70 से 80 साल की एक लंबी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन उसे यही नहीं पता है कि उसे इस जिंदगी में करना क्या है। उसकी ये कमाल की जिंदगी, इस पूरे दुनिया की सबसे बेहतरीन खूबसूरत जिंदगी, इंसानों की जिंदगी उसे मिली है, लेकिन अगर उसे यही नहीं पता है ना कि उसे जिंदगी में करना क्या है, तो उसका लाइफ कैसा होगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे बिना गोल पोस्ट के फुटबॉल खेलना, जैसे बिना किसी वर्ड का नाम जाने हुए उसको ढूंढना, बिना किसी मंजिल के एक मुसाफिर का भटकते रहना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया के करीब 70 से 80% लोग बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वो पैदा हो जाते हैं, उसके बाद वो बहुत काम करते हैं, उसके बाद वो खाना खाते हैं, सो जाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को भी ऐसे ही काम करना सिखा के मर जाते हैं। लेकिन मरने के टाइम पे उनके शरीर में, उनके मुंह में, उनके पूरे मन में एक गिल्ट रह जाती है कि यार इतनी बड़ी जिंदगी थी, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर आप इस गिल्ट में नहीं रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जब आपका लास्ट डेट आए, जब आप मरो, तब आप एक शांति की सांस ले सको, तो अपने लाइफ में एक गोल जरूर बनाओ। अपने इस कमाल की लाइफ जो कुदरत ने आपको मुफ्त में दी है यार, इस पूरे दुनिया की क्यों है, पूरे ब्रह्मांड की आज तक जितने भी प्राणियों का खोज किया गया, जितने भी जीवों का खोज किया गया, उनमें से सबसे कमाल की जिंदगी मिली है आपको, इंसानों की जिंदगी। और अगर आपने इस इंसानों की जिंदगी को पाने के बावजूद भी कुछ एक्शन नहीं लिया, कुछ कमाल का नहीं करके गए, तो आपकी जिंदगी ही किस काम की है। तो इसीलिए अपने जिंदगी में एक गोल जरूर बनाओ और इस गोल के पीछे भागने के लिए बिल्कुल तैयार रहो। एक गोल अगर हमारी जिंदगी में नहीं हो ना, तो हमारा जिंदगी एक कुत्ते की मौत की तरह हो सकती है। हमारी जिंदगी इतनी कमाल की है, 70 से 80 साल हम जीने वाले हैं, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें 70 से 80 साल में करना क्या है, हमारा जन्म किस चीज के लिए हुआ है, तो हमारा जन्म ही क्यों हुआ है भाई। इसीलिए आपके हाथ में ये राय है कि आपकी जिंदगी किस लिए बनी है। आप जो चीज़ आपको अच्छा लगता है, आप उसी चीज़ में अपना एक गोल बनाओ, लेकिन बनाओ ज़रूर। मैं चाहता हूँ कि आप अभी अपना गोल बनाने के लिए तैयार हो जाओ।
आप एक पेन और पैड लेके अभी बैठ जाओ और अभी लिखो कि आपकी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए बनी। लेकिन हाँ, आप जब भी गोल बनाओ तभी बहुत सारी किताबें या फिर बहुत सारे वीडियो या फिर बहुत सारे आर्टिकल रिसर्चेस देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर देती है आपकी गोल को, जैसे मैथ का कोई सवाल हो। अगर चांद में एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ की दूरी 300 किलोमीटर है तो उसे देखने वाला इंसान टेलीस्कोप से जो देख रहा है उसके चश्मे का नंबर क्या है। ऐसा ना हो जाए आपका गोल। आपका गोल बिल्कुल सिंपल रहे, जैसा कि एक नॉर्मल इंसान चाहते हैं। अगर आपका गोल सिंपल रहेगा तो उतना ही अच्छा होगा। इसीलिए आपके गोल को सिंपल बनाने के लिए ये 3 स्टेप हमेशा याद रखना। व्हाट, व्हाई और हाउ। आपका किस चीज़ में पैशन है, वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ में पैशन है आप उसी चीज़ में झुक जाओ। तो आपका जिस चीज़ में पैशन है आप उसे ढूंढो और उसे ही अपना गोल बनाओ। फिर आता है वाई। अब मान लीजिए कि आप एक 20 मंजिल के एक इमारत के ऊपर है और आपके सामने एक दूसरा 20 मंजिल का एक इमारत है और उसके ऊपर उस मंजिल में आने के लिए एक छोटा सा 1 फुट का एक लंबा लकड़ी का पाथ बिछाया हुआ है। और आपके एक दोस्त ने आपसे कहा कि मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, यहाँ तक कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, क्या आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाने के लिए तैयार हो? 10,000 छोड़िए, मैं आपको 20,000 दूंगा, 50,000 दूंगा, 1,00,000 रुपये दूंगा, क्या आप चलने के लिए तैयार है? आई नो कि आप नहीं चलेंगे क्योंकि आपकी ज़िंदगी पहले है, उसकी बात तो 1,00,000 रुपये है ना। लेकिन वहीं पे आपको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी मम्मी डैडी या फिर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपकी कोई अपना इंसान जो आपका बहुत दिल के करीब है वो उस घर में फंस चुका है और उस घर में आग लग गई है और जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। तो आप क्या जाएंगे या फिर नहीं? ज़्यादातर केसेस में आप ज़रूर जाएंगे, किसी भी तरीके से आप ज़रूर जाएंगे। तो ये क्या है भाई? ये है आपका वाई, कि आप जाना क्यों चाहते हैं वहाँ पे, क्या ज़रूरत पड़ गई वहाँ पे इतने रिस्क लेके जाने की। आप जो ये गोल बना रहे हैं ये तो आपके लिए एक हार्ड वर्क होगी ना, लेकिन आप इस गोल को अचीव क्यों करना चाहते हैं? आपका वाई जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका गोल भी उतना ही दिन तक टिकेगा और हो सकता है कि आपके वाई की वजह से ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और ना लास्ट जाता है हाउ, आप अपने गोल को कैसे अचीव कर पाओगे। हाउ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट का रोल करता है आपके गोल के लिए। अब आप मान लीजिए आप एक अनरियलिस्टिक गोल भी बना सकते हैं कि यार मुझे अगले 5 सालों के अंदर टाइम मशीन बनाना है, या फिर मुझे अगले 2 सालों के अंदर 5 सालों के अंदर इलॉन मस्क या फिर जेफ बेजोस से 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाने हैं। अगर आपको इनके सोल्यूशन पता है कि मुझे कैसे करना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इसके वाई मतलब रास्ता नहीं पता हो रहा है तो एक काम कीजिए, गोल को मत चेंज कीजिए, बस गोल के डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। हो सकता है कि आप अभी 5 सालों में टाइम मशीन ना बना पाओ, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हो ना कि आपकी आने वाले पीढ़ियाँ टाइम मशीन बना पाए आपकी थ्योरी की मदद से। आप उतना तो रिसर्च कर ही सकते हो ना, या फिर आप अगले 50 से 60 सालों के अंदर इतना पैसा तो कमा ही लो कि आप जेफ बेजोस की तरह अमीर बन जाओ। ऐसा गोल आप ज़रूर बना सकते हो जो कि एक रियल लाइफ में हो सकता है। उसका टाइम, उसका एक रियल लाइफ के साथ कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। यही 3 पॉइंट था जो आपको एक रियल तरह की गोल बना सकता है। और हाँ, लेकिन एक लास्ट में ज़रूर ये बात याद रखना कि आपका जो भी गोल हो उसमें लॉन्ग टर्म विजन और शॉर्ट टर्म विजन हमेशा रखिए। आप चाहते हैं कि 30 सालों के अंदर ये हो जाए, तो आपका 10 सालों के अंदर आप कितना ग्रोथ चाहते हैं ये ज़रूर लिखिए। और ये भी लिखिए कि उस 10 साल की ग्रोथ को पाने के लिए आपको अगले 6 महीने में या फिर अगले 1 महीने में या फिर अगले 1 हफ्तों में आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचना होगा। ये है शॉर्ट टर्म गोल। ऐसे गोल को आप हमेशा आइडेंटिफाई कीजिए और धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान का माइंडसेट कैसा होता है। इस दुनिया में कुछ भी बना हो, चाहे वो एक बहुत बड़ा ब्रिज हो, चाहे बुर्ज खलीफा हो, चाहे एक बहुत बड़ा आईफिल टावर हो, कुछ भी हो, वो 2 बार बनाया गया है। पहली बार एक बार उसे हमारे ब्रेन में बनाया जाता है, मतलब माइंड में बनाया जाता है, और दूसरी बार रियल लाइफ में। तो आपको जिंदगी में कुछ भी बनना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट, कुछ भी, आपको सबसे पहले उसके माइंडसेट आपको तैयार करना होगा। आपको जो भी बनना हो ना, आपको उसी की तरह अपना माइंडसेट रखना होगा। अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको आपका माइंडसेट एक डॉक्टर जैसा होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका माइंडसेट एक रिच इंसानों की तरह होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि माइंडसेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान के बीच में जो माइंडसेट का डिफरेंस होता है वो कैसा होता है, आज हम यही देखेंगे।
सो हे गाइस, आई एम प्रीतम और मेरा काम है आपको एजुकेट करना और मोटिवेट करना ताकि आप अपने गोल तक आसानी से पहुंच सकें। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये जो डिफरेंस है ना, ये सिर्फ रिच और पुअर माइंडसेट के पीपल के लिए ही नहीं है। आप अपने आप को खुद को भी इसके ऊपर कंपेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो भाई। सो नंबर 1, रिच माइंडसेट पीपल ऑलवेज फुलिश एंड हंग्री। वो हमेशा भूखे रहते हैं कुछ नया नॉलेज की, कुछ नए सीखने की, और हमेशा इतने बुद्धू रहते हैं कि हर कोई, अगर उन्हें कोई अच्छा नॉलेज मिल रहा है, उन्हें कोई अच्छा काम मिल रहा है तो वो एक्सेप्ट कर सके, एक बुद्धू की तरह। लेकिन जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं, उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जान चुके हैं। देखिए, इस दुनिया में इतना सारा ज्ञान है कि आप उन्हें कभी भी खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको एक रिच माइंडसेट वाला आदमी बनना है ना, तो हमेशा फुलिश और हंग्री हमेशा रहिए। नंबर 2, हार्डवर्क वर्सेस लक। जो रिच माइंडसेट पीपल होते हैं ना, वो भगवान पे तो यकीन रखते हैं या फिर यूनिवर्स पे जरूर यकीन रखते हैं, लेकिन वो ये भी यकीन रखते हैं कि हार्डवर्क इज द मेन की ऑफ द सक्सेस। अगर हम हार्डवर्क नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिल सकता है। लेकिन जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं, उन्हें लगता है कि यार अगर लक में नहीं होना तो कुछ नहीं हो सकता है। वो लक पे यकीन रखते हैं, जिसके भरोसे ही वो पूरी जिंदगी बिता देते हैं। अगर कोई सक्सेस हो भी जाता है तो वो कहते हैं कि यार इसके लक में था, इसीलिए इतनी आसानी से वो सक्सेस हो चुका है। वो उनकी मेहनत को नहीं देखता है, वो बस लक को दोष देख के बैठ जाता है। नंबर 3, रिच माइंडसेट पीपल सेव, इन्वेस्ट और एसेट। रिच माइंडसेट पीपल क्या करते हैं कि वो अपने जितने भी वो कमाते हैं उसका 1% वो सेव जरूर करते हैं। उसके बाद वो इन्वेस्ट करते हैं कुछ अच्छे जगह में, स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, या फिर किसी रियल एस्टेट में, या फिर वो अपने लिए कुछ एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें बाद में जाके पैसे कमा के दें। और जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं, वो सेव तो जरूर करते हैं, कुछ लोग सेव करते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो सेव करते हैं, लेकिन फिर उसे एंजॉयमेंट के लिए या फिर अपने लाइबिलिटी के लिए, जैसे आईफोन, नए नए कपड़े, नए नए शूज, नए नए गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ, महंगी घर, पार्टीज में वो सभी पैसे को खर्च कर देते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए। वो फ्यूचर के लिए ज़्यादा बचाते नहीं हैं। नंबर 4, रिच माइंडसेट के पीपल जो होते हैं ना, वो एक काम पे हमेशा बैठे नहीं रहते। वो नए नए रिस्क लेते हैं, नए नए काम को ट्राई करते हैं। भले ही उनके पास पैसों का भंडार हो, लेकिन नए नए काम, नए नए बिजनेसेस को एक्सप्लोर करना उनका पैशन हो जाता है। और जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं, उन्हें लगता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी स्टेबल हो जाएगी और सबसे ज़्यादा सेफ ज़िंदगी हो जाएगी। वो सेफ खेलना पसंद करते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो रिच माइंडसेट के पीपल होते हैं, वो कंफर्ट जोन को छोड़ के अपनी एक अलग दुनिया बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। नंबर 5, पेशेंस। रिच माइंडसेट के लोगों के पास पेशेंस बहुत होता है। वो एक ही चीज में इन्वेस्ट करके उसके ऊपर 10-15 साल तक इंतजार कर सकते हैं उस पैसे को बहुत ज्यादा बढ़ने के लिए। लेकिन जो पुअर माइंडसेट के पीपल होते हैं ना, उन्हें बहुत जल्दी पैसा चाहिए। एक महीने का, एक दिन का, सब कुछ का पैसा उन्हें जल्दी चाहिए। देखिए, कड़वा सच बताता हूँ, भिखारी को भी जल्दी पैसा चाहिए, मजदूर को भी जल्दी पैसे चाहिए होता है, लेकिन अमीर वही बनता है जो इन्वेस्ट करके 10-15 साल रुक जाता है और वो पैसा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। अब आप सोच लीजिए कि आपको कैसा बनना है, रिच माइंडसेट और पुअर माइंडसेट। ऐसा नहीं है कि इन माइंडसेट की वजह से ही लोग अमीर या गरीब बन जाते हैं, लेकिन आपकी अमीरी या फिर गरीबी के रास्ते में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले ये हैबिट्स, ये जो आपके माइंडसेट्स है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप रिच की तरफ जा रहे हैं या फिर पुअर की तरफ। जो रिच है वो और ज़्यादा रिच होने वाले हैं इस माइंडसेट की वजह से, और जो पुअर है ना, वो और ज़्यादा गरीब होने वाले हैं या फिर वहीं पे स्टेबल रह जाने वाले हैं सरकारी नौकरी की तरह उसी जगह में। आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। आपको इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। एंड फाइनली, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं, तो अपना माइंडसेट रिच की तरह बनाइए। मैंने जो पॉइंट्स बताए उनकी तरह अपना माइंडसेट बनाइए। रिच क्यों भाई? अगर आप जिंदगी में किसी भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस को पाना चाहते हैं ना, तो भी उनके जैसे ही अपना माइंडसेट बनाइए। आई एम डैम श्योर कि आपके माइंडसेट की वजह से ही आप आधा रास्ता तय कर चुके होंगे। आई होप कि अब आपका भी एक गोल है, आपकी भी लाइफ का एक पर्पस है, और आप भी अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए बिल्कुल रेडी हो, क्योंकि आपके सामने आपका एक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है। और अगर आपने अब तक अपना एक गोल नहीं बनाया तो आज ही बना लीजिए, क्योंकि बाद में शायद आप भूल जाए इस बात को। तो जितना आपका गोल है उसे लिख लीजिए, जितना आपका टारगेट है उसे आप बना लीजिए, उसकी पहली स्टेप को अचीव करनी। और इस कोर्स को मैं ख़त्म करना चाहूँगा एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के साथ। तो ये स्टोरी है एक झुंड मेंढक की। एक झुंड मेंढक था एक जंगल में।
उसके साथ सारे जीव भी थे, लेकिन क्योंकि स्टोरी मेंढक की है तो मैं मेंढक की बात कर रहा था, ठीक है। तो वो उस जंगल में हर साल एक मैराथन रेस होता था जिसमें सब टाइप के एनिमल्स उसमें पार्ट लेते थे। एक काम करते हैं, हम एनिमल्स को लोग कहते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा ऑकवर्ड है मुझे पता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है, ज़रा पूरा सुन लीजिए। उस मैराथन में सारे लोग हिस्सा लेते थे। अब एक बार सभी ने सोचा कि जब सारे लोग उसमें हिस्सा लेते हैं तब मेंढक उसमें क्यों नहीं हिस्सा ले सकते, ठीक है। तब मेंढक ने भी कहा कि हाँ यार, हम क्यों नहीं हिस्सा लेंगे, अगर जब सब लोग ले सकते हैं तो हम भी लेंगे, सब बराबर हैं यार। तो ये बात तय रही। पिछले साल फिर से मैराथन रेस शुरू हुआ और सारे मेंढक थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी मेंढक ऐसा नहीं था जो पूरा जंगल का मैराथन रेस खत्म कर चुका था। लेकिन अपने ईगो के लिए सारे मेंढक एक साथ ही मैराथन में उतर गए। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से जब उन रेस स्टार्ट होने वाली थी, 1 2 3 स्टार्ट, तब एक हलचल सी मच गई। सारे जीव बोलने लगे कि यहाँ तक कि शेर, यहाँ तक कि सारे जो बड़े बड़े जीव है जो इस रेस को पूरा कर चुके हैं, वो बोलने लगे कि यार मेंढक कितने छोटे जीव होते हैं, एक 100 किलोमीटर लंबा एक जंगल को पार करना इनके बस की बात नहीं है। वो पानी में रहते, थोड़ा तैर सकते, थोड़ा भाग सकते, लेकिन इतना लंबा एक जर्नी वो कैसे पूरा कर सकते हैं। तब सारे जीव ने बोला कि हाँ यार, बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। तो इस तरीके से एक हलचल बढ़ गई और सारे मेंढक को भी लगा कि हाँ यार, आज तक किसी ने किया नहीं, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे फैमिली को क्या होगा। तो ऐसे करके 50% मेंढक पीछे हट गए। फिर रेस स्टार्ट हुआ। कुछ मेंढक के पास अब भी जोश बची हुई थी और उसे लगता था कि वो इसे अचीव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे लोग आए थे जंगल से, जंगल के सारे लोग आए थे, इसीलिए वो लोग जंगल की जो रेस की जो पाथ है उस पाथ के साइड में खड़े हुए थे और सारे लोग एक तरह से बोलने लगे कि रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते, रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारा एक फ्यूचर है, तुम्हारा एक फैमिली है, क्यों बेकार में अपनी जान गंवाने बैठे हो एक बहुत बड़ी खिताब के लिए। फिर कुछ लोगों ने फिर से सोचा कि हाँ, बात तो बिल्कुल सही है, हमें अगर कुछ हो गया तो हमारे फ्यूचर की, हमारे फैमिली का क्या होगा। तो ऐसे करके सारे मेंढक पीछे हट गए, लेकिन अब भी 5% मेंढक बचे हुए थे। लेकिन फिर कुछ देर जाने के बाद वो जब देखते हैं कि वो बिल्कुल अकेले हैं, जंगल का 95% मेंढक हाल छोड़ चुका है, तब उन्हें लगता है कि हाँ यार, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जब सब लोग कह रहे हैं, जब इतने सारे लोग एक्सपीरियंस लोग, हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हमसे कह रहे हैं कि ये चीज़ हमसे नहीं होगा, हम छोटे जीव है, तो शायद ये सच बात है। हम बेकार में इतनी परेशानी ले रहे हैं, हम बेकार में इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि वो भी पीछे मुड़ जाएंगे। और फिर जब वो मुड़े, फिर वो जब घर जा रहे थे तब फिर से एक हलचल मच गई और फिर उन्होंने देखा कि एक मेंढक अभी भी है जो दौड़ रहा है। और फिर उन्होंने उसे भी कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया कि यार रुक जाओ, हम सभी रुक चुके हैं, तुम भी रुक जाओ, तुम्हारा एक फ्यूचर है, एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, एक फैमिली है, क्यों इस बेकार के खिताब के लिए तुम इतनी दूर भाग रहे हो। वो मेंढक कुछ नहीं बोला, बस भागता रहा। सारे लोग उनसे कहते रहे कि ये रुक जाओ, तुम मर जाओगे, ये सीधा नर्क का रास्ता है, तुम सीधा भगवान के पास पहुंच जाओगे। लेकिन वो मेंढक रुका नहीं, वो भागता रहा। लोग जितने बोलते रहे वो उतनी तेज भागता रहा, वो उतना तेज भागता रहा और फाइनली वो पहुंच गया जंगल के उस पार। फिर सारे प्रेस, फिर सारे मीडिया वाले सभी उसके पास आ गए और उससे पूछा कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, जो आज तक नामुमकिन था। किसी भी मेंढक ने आज तक जंगल के इस पार से उस पार की सैर नहीं किया था और आपने एक मैराथन को जीत लिया इस पूरे जंगल की चक्कर लगा के। आपने ऐसा कैसा किया? पता है उस मेंढक ने क्या कहा? उसने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा, बस हाँफता रहा। उसे बहुत तकलीफ होती है ना जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, वो उसी तरीके से हाँफता रहा, बस हाँफता रहा। उसे बार बार पूछा गया कि बताइए आपका राज क्या है, आपने कैसे ऐसे ये कर लिया, क्यों आपने किया? उसने कुछ नहीं बताया, बस वो हाँफता रहा। फिर पता चला कि यार मेंढक तो बहरा था, ये जो मेंढक है ये तो बहरा है। फिर लोगों को समझ में आया कि जब हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे थे तब इसे लग रहा था कि हम लोग इसे चीयर कर रहे हैं, इसीलिए ये और ज्यादा तेज दौड़ रहा था। और ऐसा करते करते जब भी वो रुक रहा था तभी हम उसे बोल रहे थे और फिर वो और जोश पाके और तेज दौड़ रहा था
और इसीलिए आज मैं ये अचीव कर चुका ही है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी ऐसा एक टाइम जरूर आएगा जब लोग आपसे कहेंगे कि रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम इसे नहीं कर सकते, तुम मर जाओगे। अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, अगर आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, तो हर कोई आपसे यही कहेगा जो आपसे शायद ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर आपने अपने दिल की सुनी और फिर आपने दिमाग की मदद से उस काम को करना स्टार्ट कर दिया, और जब आप फेल हो जाएंगे तब लोगों के ताना को, लोगों का सपोर्ट समझ के आगे बढ़ना भी स्टार्ट कर दिया, तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपके साथ होंगे और लोग आपसे इंस्पायर होंगे। वो कहेंगे कि अगर आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का ये कोर्स हम खत्म करते हैं। और अगर आपको ये कोर्स पसंद आया तो इस कोर्स के लिए एक लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए।